नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अध्याय 3 के अंतर्गत जैसे देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अध्याय 3 के अंतर्गत जो है हम लोग धारा 19 तक अध्ययन कर चुके थे। अब 20 से बचा हुआ है तो इधर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भाग 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो को इस तरह से वीडियो रिलीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऑल में आप प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए, अध्याय 3 के अंतर्गत क्या है ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसके अंतर्गत हम लोग धारा 20 पढ़ेंगे। तो धारा 20 क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में शामिल किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमको नहीं देखना है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कम से कम जो जो जरूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सारी चीज़ों को हम लोग करते चलेंगे। तो शुरू से अंत तक सारी चीज़ों को जरूर करिएगा क्योंकि एमसीक्यू आता है। जब आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू आप ऐसे ही बनता है। तो चलिए देखते हैं, केंद्रीय प्राधिकरण के मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति है किसमें, धारा 20 में। तो केंद्रीय प्राधिकरण के मालों मतलब कोई जो वस्तु है केंद्रीय प्राधिकरण के, उसको वापस मंगाया जा सकता है। उसकी शक्ति किसमें प्रदान किया गया है, तो धारा 20 के अंतर्गत है। और धारा 20 के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखिए, ऐसे मालों को या वस्तु को वापस लेना जो खतरनाक या असुरक्षित है। ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, धारा 20 के अंतर्गत जो खतरनाक वस्तुएं हैं या असुरक्षित है, ऐसे चीज़ों को क्या, ऐसे वस्तुओं को क्या करना है, वापस लेना। मतलब ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत, याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखेंगे आप। धारा 20 के अंतर्गत तो यह है कि वस्तु को वापस मंगाने की शक्ति, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके अंतर्गत ऐसे व्यवहारों को बंद करना जो उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है। कोई भी उपभोक्ता है उसके हित के प्रतिकूल है, मतलब उसके हित के अनुकूल नहीं है ये, तो ऐसे व्यवहारों को भी क्या करना है, बंद करना है। ये भी इसमें शामिल किया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है धारा 20 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, धारा 21। तो धारा 21 में क्या कहा गया है, तो देखिए धारा 21 में केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निवेश तथा शास्ति जारी करने की शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत धारा 21 के अंतर्गत। तो धारा 21 के अंतर्गत देखिए, केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन, कोई भी भ्रम करने वाले विज्ञापन है, इसके विरुद्ध निवेश तथा शास्ति जारी करने की शक्ति है। तो ये कैसा होगा, एक छोटा सा चीज़ से समझते हैं हम लोग, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है। बहुत ज़्यादा है इसके अंतर्गत, डिटेल है तो उतना ज़्यादा नहीं देखना है। जहां अन्वेषण के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन, मतलब अगर देखिए कोई अन्वेषण किया जाता है, इसके धारा 21 के अंतर्गत समझिएगा आप लोग, कोई अन्वेषण के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा यह समाधान हो जाता है, केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह जो विज्ञापन है वो मिथ्या या भ्रामक है और यह जो है किसी उपभोक्ता के प्रतिकूल है, तो ऐसे उपरांत उपांतरित करने का निर्देश दे सकेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इसमें क्या है, उपभोक्ता अधिकारों को उल्लंघन है मान लीजिए, तो ऐसे में विनिर्माता या ऐसी रीति में जो समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाए उपांतरित करने का निर्देश दे सकता है। कौन, केंद्रीय प्राधिकरण। तो ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे इसमें हम लोग क्या चीज़ देखें कि केंद्रीय कोई भ्रामक विज्ञापन है, स्पष्ट है आपको, टॉपिक से ही धारा से ही हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए ये चीज़ शामिल किया गया है। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए इस धारा के अधीन एक चीज़ और देखते हैं। इस धारा के अधीन जो है, मान लीजिए शास्ति का उदाहरण करते, मतलब क्या क्या चीज़ और निम्नलिखित ध्यान में रखा जाएगा, क्या चीज़ शास्त्रीय अवधारणा करते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो ऐसे अपराध की आवर्ती अवधि, ऐसे अपराध द्वारा या प्रभावी क्षेत्र की जनसंख्या, प्रभावी क्षेत्र की जो जनसंख्या है ये भी याद रखना है इसमें। दूसरा यह है कि ऐसे अपराध जो प्रभावित बिक्री के समग्र राजस्व है, ये भी चीज़ें हैं। तो बस ये इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तलाशी। धारा 22 में क्या दिया है, तलाशी। अब देखिए तलाशी और अधिग्रहण ये क्या चीज़ है, आरंभिक जांच महानिदेशक या उसके द्वारा निमित्त कोई भी प्राधिकारी या अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर, ये होगा तलाशी के लिए। ये जो जितने अधिकारी दिया हुआ है इसको ध्यान रखिएगा। और या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या कोई मिथ्या भ्रामक विज्ञापन कारित करता है तो वह क्या होगा, मान लीजिए कोई मिथ्या जानकारी, मतलब मिथ्या जो है या भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ है, तो वह ऐसे अभिलेख या चीज़ को नोट करेगा या उसकी सूची बनाएगा। ये जो अधिकारी दिया है
ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति से किसी अभिलेख रजिस्टर को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 24। तो धारा 24 में क्या दिया है, धारा 20 और धारा 21 बताया गया है। तो धारा 24 में अपील है, धारा 24 में क्या है, अपील की बातें कही गई। धारा 23 को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं समझा हूँ मैं। तो देखिए हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। धारा 24 में है अपील, और धारा 20-21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण जो है, किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण किसी आदेश से कोई व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा। ध्यान रखिएगा, कितने दिवस, 30 दिवस के भीतर अपील करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदेश जैसे प्राप्त होता है कोई व्यथित व्यक्ति को, वो कितने दिन के भीतर कर सकता है, 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 25, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, तो देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, ये ध्यान रखिएगा। बस इसमें कुछ ज़्यादा उतना डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 26, लेखें और समपरीक्षा। तो देखिए 26 में लेखें और समपरीक्षा में क्या क्या कहा गया है, पहला देखते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण उचित लेख रखेगा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए। लेखों का वार्षिक विवरण भी तैयार करेगा। देखिए शॉर्ट में मैं बनाया हूँ यहाँ पर ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो देखिए इसमें धारा 24 में लेखे और समपरीक्षा की बात आएगा, तो नियंत्रक और महालेखा संपरीक्षक, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके परामर्श से विहित किया जाएगा, और सभी बातें इसी के इर्द गिर्द होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। धारा ये किसके अंतर्गत है, 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं धारा 27, वार्षिक रिपोर्ट आदि का प्रस्तुत किया जाना। वार्षिक रिपोर्ट आदि का प्रस्तुत किया जाना। अब देखिए केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में ऐसे प्रारूप ऐसे समय से विहित किया जाए जो पूर्व में कार्यकलापों का पूर्व लेखा देते हुए तैयार किया जाए। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है, वार्षिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किसके अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत। अब चलिए चलते हैं हम लोग अध्याय 4। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कहाँ पर इम्पोर्टेंट का वर्णन किया गया है पूरा आप देखेंगे तभी आप कर सकते हैं। चलिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्याय 4 में है। ध्यान रखिएगा, अध्याय 4 में शुरू से बोल रहा हूँ, अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 3 में क्या है, ये सब आपको याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिला से संबंधित है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग की स्थापना, प्रतितोष आयोग की स्थापना, ये किसके अंतर्गत है, धारा 28 के अंतर्गत। अच्छे से आप इसको एमपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, तो देखिए इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, कौन, राज्य सरकार, ध्यान रखिएगा राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा आप लोग प्रत्येक राज्य में जिला आयोग के नाम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की गठन करेगी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन करेगी, राज्य सरकार। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गठन करेगी, किंतु राज्य सरकार उचित समझे तो जिलों में या फिर एक से अधिक जिला आयोग भी स्थापित कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ मैं। प्रत्येक जिला आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष होगा केंद्रीय, नेक्स्ट है, सॉरी देखिए एक अध्यक्ष है। नेक्स्ट है केंद्रीय परामर्श 2 अनधिक सदस्य, केंद्रीय परामर्श से दो अनधिक सदस्य भी शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 29 में क्या कहा गया है। जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, जैसे सदस्यों के अर्हताएं, भर्ती पद्धति, नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, त्याग पत्र, पद से हटाने आदि के लिए उपबंध करेगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 28-29 में, सॉरी धारा 29 में। देखिए 28 में तो वो हम देख चुके, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। अब चलिए देखते हैं धारा 29 हो गया। अब धारा 30 में जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन भत्ते हैं, बस ऐसे ध्यान रखिएगा। योग्यता जो है, सदस्यों की अर्हताएं, योग्यताएं जो हैं ये धारा 29 में है, और 30 में उनके अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। धारा 31 में देखते हैं संक्रमणकालीन उपबंध है। धारा 31 में क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस धारा को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं धारा 32, जिला आयोग के सदस्य के पद की रिक्ति, धारा 32 में। तो धारा 32 में क्या है, राज्य सरकार
देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं नोट नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, थोड़ा बता देता हूँ आपको। राज्य सरकार जिला आयोग को उतने ही प्राधिकारी और अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, मतलब उतने ही अधिकारी और कर्मचारी या फिर जिला आयोग उपलब्ध कराएगी जो उनके कृत्यों को निर्वहन करने में सहायता के लिए अपेक्षित हों। बस ये ध्यान रखिएगा, अधिकारी और कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, जिला आयोग के सदस्य की पद रिक्ति है ये तो अधिकारी और कर्मचारी बताया मैं। और किसमें, धारा 33 में अधिकारी कर्मचारी की जो अधिकारी कर्मचारी होगा वो कैसे करेंगे कि जितना वो समझे, मतलब जितना आवश्यकता है उतना को, अब जितना अपेक्षित है उतना करेंगे। और धारा 32 में क्या है, जिला आयोग के सदस्य की पद रिक्ति। तो जिला आयोग के सदस्य की पद रिक्ति में क्या क्या है, तो देखिए, जिला आयोग के सदस्य की पद रिक्ति में यह है कि यदि किसी समय जिला आयोग अध्यक्ष सदस्य पद रिक्ति है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, देखिए राज्य सरकार जो है पद रिक्ति है तो कौन अधिसूचना जारी करेगा, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं सीधा धारा 34 में। तो देखिए जिला आयोग की अधिकारिता। अब देखिए जिला आयोग की अधिकारिता क्या है या फिर अन्य कर्मचारी। तो पहला देखते हैं, जिला आयोग को ऐसे परिवादों को स्वीकार करने की अधिकारिता होगी जहां वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिफल संदर्भ 1 करोड़ से अधिक नहीं होता। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 1 करोड़ से अगर अधिक नहीं होता है तभी फिर जिला आयोग ऐसे परिवाद को स्वीकार करने की अधिकारिता होगी। इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, जिला आयोग जिला मुख्यालय में कार्य करेगा, अन्य स्थानों पर भी काम करेगा। इसमें राज्य सरकार आयोग के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धारा 35। अब देखिए धारा 35 में क्या है, तो धारा 35 में यह है कि वह रीति जिसमें परिवाद किया जाएगा। तो क्या क्या रीति देखते हैं, विक्रय की गई वस्तु के संबंध में परिवाद को जिला आयोग के पास फाइल किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ढंग भी शामिल है। कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु है जिसके अंतर्गत परिवाद संबंध में परिवाद जिला आयोग के पास फाइल किया जा सकेगा, मतलब फाइल किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग भी शामिल है। तो जैसे उपभोक्ता क्या क्या करेगा, देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे माल विक्रय किया गया है या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमति दी है, या फिर एक या एक से अधिक उपभोक्ता जिनका हित समान है, जिला आयोग की अनुज्ञा से सभी उपभोक्ताओं की ओर से हितबद्ध सभी उपभोक्ता, ये सभी उपभोक्ता जिनके हित समान है वो सारे उपभोक्ता भी इसमें शामिल हैं। ख में ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 36, जिला आयोग के समक्ष कार्यवाहियां। धारा 36। तो धारा 36 में क्या कहा गया है, देखिए जिला आयोग के समक्ष कार्यवाहियां। तो देखिए जिला आयोग के समक्ष क्या क्या कार्यवाहियां है, किसके अंतर्गत, धारा 36 के अंतर्गत। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही उस आयोग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा बैठकर संचालित की जाएगी। किसके द्वारा बोल रहा है, ये जो कार्यवाहियाँ होगी इसको तो ध्यान रखिएगा, कम से कम क्या बोल रहा है, अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य होना चाहिए, उसके अंतर्गत की जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 37, मध्यस्थता को निर्देश। क्या, मध्यस्थता को निर्देश। तो मध्यस्थता को निर्देश में क्या है, जहाँ पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत हो जाए और लिखित में सूचना दे, इसके लिए हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा मध्यस्थता। अब चलिए देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट आ सकता है। आपका धारा 37 की बात कर रहे हैं, जहां पक्षकार मध्यस्थता द्वारा पर निर्धारण के लिए सहमत हो जाते हैं, इसमें भी आएगा, और अपनी लिखित सहमति दे देते हैं। तो जिला आयोग ऐसी प्राप्ति के 5 दिन के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करेगा। इसके लिए मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य तक भी यह वीडियो चला जाए, अन्य स्टूडेंट भी इसका अध्ययन करके फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।